नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का इकोनॉमिक्स के इस सेक्शन में। तो इस सेक्शन में हम करेंगे क्या कि हम पढ़ेंगे सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के पार्ट 2 को, यानी कि इसका फर्स्ट पार्ट जो था उसका वीडियो बन चुका है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। तो इसके आगे हम आज पढ़ना शुरू करते हैं। तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है इसका फर्स्ट पार्ट, तो कृपया फर्स्ट पार्ट देख लें, उसके बाद आगे का जो भी चीज़ है वो समझ में आएगा। तो अब जो टॉपिक है वो स्टार्ट होता है कि हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि कैसे अधिक से अधिक रोजगार उत्पन्न किया जाए। तो ऊपर के डिस्कशन से हम लोग समझ चुके हैं कि कृषि क्षेत्र है उसमें बहुत ज़्यादा अंडर एम्प्लॉयमेंट लोग काम करते हैं। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है ये पिछले वीडियो में बताया गया है। तो वैसे लोग जो कि एम्प्लॉयड तो हैं लेकिन वो एम्प्लॉयड नहीं है, तो कैसे वो समझ जाएंगे और कैसे तरीका है, कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि लोगों में रोजगार को बढ़ाया जा सकता है। तो इसको अब हम देखेंगे। तो अगर एग्जांपल लेते हैं हम लक्ष्मी का ही, जिसके पास 2 हेक्टेयर प्लॉट है जो कि अनइरिगेटेड है, यानी कि वो सिंचाई नहीं होता है, और गवर्नमेंट क्या करती है कि उस पर पैसे खर्च कर सकती है गवर्नमेंट, या फिर बैंक उसको लोन प्रोवाइड करा सकता है, जिसके कारण वो कर क्या सकती है कि अपने फैमिली का जो भलाई है उसके लिए वो कार्य कर सकती है और अपने लैंड को वो इरिगेट कर सकती है अगर पैसा मिलेगा तो लक्ष्मी क्या करेगी कि अब वो एबल हो जाएगी अपने ज़मीन को सिंचाई करने में, और सेकंड क्रॉप भी वहाँ से ले सकती है। तो सेकंड क्रॉप वो क्या करेगी कि रबी सीजन में वो गेहूँ उगा सकती है। तो अगर सपोज किया जाए कि 1 हेक्टेयर में गेहूँ उगाने के लिए 2 लोगों की ज़रूरत होगी, 2 लोग 50 दिन का उनका काम मिलेगा। जैसे कि वो क्या करेंगे कि सोइंग करेंगे, उसको बोएंगे, उसको पानी देंगे, फर्टिलाइज़र उस पर छीटेंगे, या फिर उसके बाद हार्वेस्टिंग करेंगे, उसका कटाई करेंगे। तो इसलिए 2 उसके मेंबर्स जो और हुए फैमिली के, उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिल गया उनके अपने खेतों पर ही। कैसे? तो बैंक से जब वो लोग लोन प्राप्त किए और अपने फील्ड को इरिगेट करना शुरू कर दिए। अब मान लीजिए कि अगर डैम बन रहा है, नया डैम बन रहा है, या फिर नहर नया खुदाई हो रहा है, तो किस कारण से? ताकि अधिक से अधिक जो फार्म है, खेत है, उसकी सिंचाई हो पाए। तो इसके कारण भी होगा क्या कि बहुत सारे रोजगार सृजित होंगे, मतलब रोजगार उत्पन्न होंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में ही खुद, और जिसके कारण अंडर एम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है वो कम होगा। अब सपोज कीजिए कि लक्ष्मी या फिर जो दूसरे किसान हैं वो अधिक से अधिक फसल उगाना शुरू कर दिए पहले के कंपैरिजन में। तो वो क्या होगा, उनको क्या चीज़ की ज़रूरत होगी? तो उनको सेल करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि ज़्यादा जो फसल होगा उसको वो क्या करेंगे? सेल करेंगे। तो इसके लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होगी कि उनका जो प्रोडक्ट है उसको ट्रांसपोर्ट करना है, नज़दीक के जो शहर है वहाँ पे ले जाना है। और यदि सरकार इन्वेस्ट करती है कुछ मनी ट्रांसपोर्टेशन में या फिर उन फसलों के स्टोरेज में, तो क्या होगा कि ग्रामीण जो सड़क है वो भी अच्छे होंगे, उनका भी हालत सुधरेगा, और जो छोटे छोटे ट्रक हैं वो सभी किसानों तक पहुंच पाएंगे, जैसे कि लक्ष्मी हो गई, या फिर जो वैसे किसान जिनको कि अब पानी प्रोवाइड हो रहा है। तो वो क्या करेंगे कि अपना जो क्रॉप का ग्रोइंग था वो कंटिन्यू रखेंगे, जारी रखेंगे, और फसलों को बेच पाएंगे। तो ऐसा एक्टिविटी जिसमें कि प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट हुआ, केवल किसानों को ही नहीं बल्कि दूसरे सर्विसेज में भी, जैसे कि ट्रांसपोर्ट या फिर ट्रेड सेक्टर में भी हुआ, इस सेक्टर में भी। अब लक्ष्मी का जो नीड है, जो ज़रूरत है, वो केवल पानी तक ही सीमित नहीं है, वो उनको अपने खेतों पर फसल उगाने के लिए और भी चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे कि बीज हो गया, खाद हो गया, कुछ एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स हो गए, पंप सेट्स हो गए, जिससे कि वो पानी निकाल सके और अपने खेतों को सींच सके। तो क्योंकि वो पुअर फार्मर है, गरीब किसान है, तो वो इन सारे चीज़ों का खर्च खुद से अफोर्ड नहीं कर सकती है। तो वो कहाँ जाएगी? तो मनी लेंडर के पास जाएगी पैसा लेने, और वो क्या करेगा कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा, जिसको कि उसे पे करने में बहुत मुश्किल होगा। तो इसके लिए जो लोकल बैंक है वो क्या करे, उसे उधार दे कुछ रीजनेबल इंटरेस्ट के रेट पे, और वो उस जब एबल हो जाएंगी तो वो क्या करेंगे कि उससे अपने खेतों के लिए जो भी चीज़ ज़रूरी है उसे खरीदेंगी। इसका मतलब कि पानी के साथ साथ उसे और किस चीज़ की ज़रूरत है? तो सस्ते एग्रीकल्चर क्रेडिट की, जो कि फार्मर की ज़रूरत है अपने फार्मिंग को इम्प्रूव करने के लिए। अब हम लोग देखेंगे इन सारी चीज़ों को, मनी और क्रेडिट जो चैप्टर 3 है उसमें। अब जो दूसरा तरीका है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, कि हम लोग पहले आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे कि किस किस लोकल जो इंडस्ट्रीज है उस क्षेत्र में किस चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है, कौन सा सर्विस है जो कि हम उन क्षेत्रों में जो
सेमी रूरल एरियाज है उनमें हम प्रोवाइड कराएं, ताकि बहुत अधिक से अधिक संख्याओं में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, रोजगार मिल सके। लेकिन जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल से देखते हैं कि मान लीजिए कि बहुत सारे फार्मर हैं, वो डिसाइड किए हैं कि अरहर उगाया जाए या फिर जो मटर होता है वो उगाया जाए, जो कि दाल का क्रॉप्स है, मतलब दाल का फसल है। और तो इसके लिए क्या करना होगा उनको कि दाल मिल सेट करना होगा, मतलब दाल मिल बिठाना होगा, और उस दाल जो अरहर होगा उसको प्रोसीजर करके, उसको प्रोसेसिंग करके, और दाल जो उससे बनेगा उसको शहरों में ले जा करके वो बेच सकते। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा जो क्या है कि क्या कर सकती है सरकार कि कोल्ड स्टोरेज खोल दे वहाँ पे, तो यहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जो किसान है उनको मौका मिलेगा कि जो उनके फसल है जैसे कि आलू हो गए, प्याज हो गए, उनको वो वहाँ पे रख सकते हैं कुछ दिन, और जब उनका सही कीमत मिलेगा तो वो ले जा करके मार्केट में बेच देंगे। और वैसे गांव जो कि जंगलों से नज़दीक हो तो वहाँ क्या हो सकता है कि हनी कलेक्शन सेंटर खुल सकता है। अब फार्मर क्या करेंगे कि जो जंगल है वहाँ से जंगली शहद लाएंगे, जो कि बहुत अच्छा होता है, और उसको ला करके वहाँ हनी कलेक्शन सेंटर पे बेचेंगे। तो ये भी एक संभावना है। अब और क्या हो सकता है कि प्रोसेसिंग यूनिट अगर खुले, जैसे कि कुछ इंडस्ट्री जिसमें कि वेजिटेबल का प्रोसेसिंग हो, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जैसे कि आलू हो गया, शकरकंद हो गया, चावल, गेहूं, टोमेटो और भी दूसरे फ्रूट्स, जो कि अगर प्रोसेस्ड हो जाए, यानी प्रोसेस्ड फूड बन जाए, जैम जेली बन जाए या फिर चिप्स वगैरह बन जाए, तो उसको क्या किया जा सकता है कि बाहर के मार्केट में ले जा करके बेचा जा सकता है। तो इससे क्या होगा कि वहाँ जो इंडस्ट्रीज खुलेंगी सेमी रूरल एरियाज में, जरूरी नहीं कि अर्बन एरिया में ही खुले, सेमी रूरल एरियाज में भी अगर इंडस्ट्रीज खुलेंगी तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। अब क्या आप जानते हैं कि इंडिया में लगभग 60% जो पॉपुलेशन है उनका एज ग्रुप जो है वो 5 to 29 ईयर्स है, जिनमें से केवल 51% लोग ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अटेंड करते हैं, जबकि बाकी जो हैं वो या तो घर पे रहते हैं या फिर दूसरे वो कामों में वर्क करते हैं एज अ चाइल्ड लेबर, यानी कि बाल मजदूर के तौर पे। यदि ये चिल्ड्रेन भी स्कूल जाना शुरू कर दें तो हमें अधिक बिल्डिंग की ज़रूरत होगी, यानी अधिक स्कूल की ज़रूरत होगी, अधिक टीचर की ज़रूरत होगी और दूसरे स्टाफ की। तो एक स्टडी कहता है कि यदि ये प्लानिंग कमीशन, जिसको कि नीति आयोग कहा जाता है, उसका एस्टिमेट है कि अगर सभी लोग पढ़ने जाने लगे तो लगभग 20 लाख नया जॉब क्रिएट हो सकता है केवल एजुकेशनल सेक्टर में। और इसी तरीके से अगर हेल्थ का, स्वास्थ्य का सिचुएशन जो है उसको सही करना है तो हमें अधिक से अधिक डॉक्टर, नर्सेज, हेल्थ वर्कर्स की ज़रूरत होगी जो कि गांव में काम कर सके। और इनमें से कुछ जो हैं जिनका जॉब जो है वो क्रिएट होगा। और क्या होगा कि बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट हम लोगों ने पढ़ा था डेवलपमेंट का चैप्टर फर्स्ट में, वो चीज़ होगी। तो इसको देखिए फिर से कि हर एक स्टेट या फिर हर एक क्षेत्र जो है उसके पास कुछ पोटेंशियल होता है अपने इनकम को बढ़ाने में के लिए, और या फिर अपने लोगों के लिए वो रोजगार सृजित कर सकती है उस खास एरिया में। जैसे कि टूरिज्म हो गया, यानी वहाँ कोई अगर दार्शनिक जगह है देखने लायक तो वो, या फिर रीजनल क्राफ्ट हो गया, उनका जो क्षेत्रीय जो क्राफ्ट है या फिर इंडस्ट्री है या फिर नया सर्विस जो आ रहा है जैसे कि आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो ये सब कुछ होगा जिनको कि प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है, जो कि सरकार के सपोर्ट से ही चल सकती है। जैसे एग्जाम्पल अगर देखा जाए कि स्टडी जो है प्लानिंग कमीशन के द्वारा या फिर टूरिज्म का जो सेक्टर है इसको और भी सुधार की ज़रूरत है, और हर एक साल एडिशनल एम्प्लॉयमेंट ये दे सकता है कितना, तो मोर देन 35 लाख लोगों को एडिशनल रोजगार प्रदान कर सकता है। तो यदि आप रियलाइज करेंगे तो इनमें से कुछ सजेशन जो है वो ऊपर डिस्कस किया गया है, और जिसको इम्प्लीमेंट करने में यानी पालन करने में लंबा समय लग सकता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जल्दी का कोई मेजर लेना पड़ेगा, जल्दी से कोई तरीका अपनाना पड़ेगा। तो इनको पहचानने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ लॉ बनाए हैं जिसको कि इम्प्लीमेंट किया जाता है। राइट टू वर्क यानी कि काम करने का अधिकार, जो कि लागू किया गया है भारत के 625 जिलों में, और इसे कहा जाता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट 2005, और जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग मनरेगा कहते हैं। और इस मनरेगा के तहत क्या होता है कि वैसे लोग जो कि काम करने के योग्य हैं, जिन्हें काम की ज़रूरत है और जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, उन्हें 100 दिन का गारंटी रोजगार मिलेगा 1 साल में।
किसके द्वारा? तो सरकार के द्वारा। और यदि सरकार ऐसा करने में विफल रहती है, फेल हो जाती है, उनको प्रोवाइड नहीं करा पाती है एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट भत्ता यानी बेरोजगारी भत्ता उनको दिया जाएगा उन लोगों को। और इस टाइप के जो वर्क हैं वो फ्यूचर में और इंक्रीज करने की ज़रूरत है, जिससे होगा क्या कि लैंड से जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा और गिवन प्रेफरेंस दिया जाएगा इस एक्ट के थ्रू। अब किस तरीके से जो हमारे सेक्टर्स हैं उनको हम लोग अलग अलग डिवाइड करते हैं ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। तो एग्जामिन करेंगे हम लोग, क्लासिफाई करेंगे इकोनॉमी को और देखेंगे कि क्या क्या तरीका है एम्प्लॉयमेंट का, क्या क्या कंडीशन में लोग काम करते हैं, क्या कुछ रूल्स और रेगुलेशन है जिसको कि फॉलो किया जाता है रोजगार में। तो एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखते हैं कांता का। तो कांता जो है वो एक ऑफिस में काम करती है और वो अपने ऑफिस जाती है 9:30 बजे सुबह और 5:30 बजे वहाँ से आ जाती है। उसे रेगुलरली सैलरी मिलता है हर एक मंथ के एंड में, और इसके अलावा उसे पीएफ भी मिलता है यानी प्रोविडेंट फंड मिलता है, और पर रूल्स जो गवर्नमेंट के द्वारा जो रूल है उसके हिसाब से। उसके बाद उसको मेडिकल और दूसरे अलाउंस भी मिलती है। कांता जो है वो संडे को ऑफिस नहीं जाती है और इसके लिए उसे पेड हॉलीडे मिलता है, मतलब कि वैसा हॉलीडे जिसके लिए उसे पैसा मिलता है। और जब उसने ज्वाइन किया था अपने काम को तो उसको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिला था जिसमें कि सारे टर्म्स और कंडीशन काम के बता दिए गए थे कि क्या क्या टर्म्स और कंडीशन है। अब कमल है जो कि कांता का पड़ोसी है, वो डेली वेज लेबर है जो कि नज़दीक के किराने की दुकान में काम करता है। वो उस दुकान चला जाता है 7:30 बजे सुबह ही और 8 बजे रात को आता है। उसे कोई भी दूसरा अलाउंस नहीं मिलता है उसके वेज के अलावा, और जिस दिन अगर वो काम पे नहीं जाता है उसके लिए उसे पैसा भी नहीं मिलता है। इसलिए वो करता क्या है कि छुट्टी नहीं लेता है, उसे कोई पेड हॉलीडे भी नहीं मिलता है और ना ही उसे कोई फॉर्मल लेटर दिया गया है जिसमें कि कहा गया है कि उसे नौकरी पे रखा जा रहा है दुकान के द्वारा, और ना उसे कभी भी एम्प्लॉयर के द्वारा ऐसा कहा जा सकता है कि हाँ तुम्हारी छुट्टी हो गई अगर तुम नौकरी से चले जाओ। तो क्या आप यहाँ पे डिफरेंस देख रहे हैं जो कंडीशन है कांता के वर्क का और कमल के वर्क का? तो कांता जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, और ऑर्गेनाइज सेक्टर होता क्या है कि वैसा इंटरप्राइजेज या वैसा जगह जहाँ की एम्प्लॉयमेंट का टर्म्स हो और रेगुलर हो, इसलिए लोग जो हैं वो उनको लगता है कि उनका जो जॉब है, उनका जो कार्य है वो एश्योर्ड है। तो वो रजिस्टर्ड होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा और उनको कुछ रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना होता है जो कि दिए जाते हैं किनके द्वारा? तो फैक्ट्रीज एक्ट हो गया, मिनिमम वेज एक्ट हुआ, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट हो गया, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट हो गया, ये सब। और इसको कहते हैं हम ऑर्गेनाइज सेक्टर क्योंकि यहाँ पे फॉर्मल प्रोसेस है और प्रोसीजर है। इनमें से कुछ जो हैं लोग वो एम्प्लॉयड होते हैं किसी एक के द्वारा, जबकि जो दूसरे हैं मेनी जो हैं वो खुद एम्प्लॉयड होते हैं, लेकिन ये भी रजिस्टर्ड होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा और ये उनके रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। तो जो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर होते हैं वो एम्प्लॉयमेंट का सिक्योरिटी इंजॉय करते हैं, मतलब उनको नौकरी से कोई हटा नहीं सकता, उनका नौकरी जो है वो सुरक्षित रहता है। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि काम के बदले उनको मतलब जो काम करना है वो फिक्स नंबर ऑफ आवर्स है, यदि वो ज़्यादा काम करते हैं तो उसके लिए ओवर टाइम पेमेंट उन्हें मिलता है एम्प्लॉयर के द्वारा, और बहुत सारे दूसरे बेनिफिट्स उन्हें मिलता है एम्प्लॉयर्स के द्वारा। अब ये जो बेनिफिट्स हैं वो क्या हैं? तो पेड लीव हो गया, हॉलीडे के दौरान भी पेमेंट, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, ये सब, ये और भी क्या? तो मेडिकल बेनिफिट्स, और कानून के आधार पे फैक्ट्री मैनेजर जो है वो इनको और भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर का, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है, और जब वो रिटायर होते हैं तो इन वर्कर को पेंशन भी मिलता है। और इसके अलावा जो कमल है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है, और उसका जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो कैरेक्टराइज किया जाता है कैसे? तो वो छोटा होता है, स्कैटर्ड यूनिट्स होते हैं, मतलब उसके यूनिट जो है वो फैले हुए रहते हैं और वो गवर्नमेंट के कंट्रोल से बिल्कुल बाहर होता है। इनका रूल रेगुलेशन होता है लेकिन कोई इसे फॉलो नहीं करता है। यहाँ जो जॉब है वो लो पेड होता है, मतलब कम पैसे दिए जाते हैं और प्रायः नियमित पैसा उनको नहीं मिलता है। कोई प्रोविज़न नहीं होता है ओवर टाइम का। अगर छुट्टी है, मतलब अगर वो छुट्टी लिए या हॉलीडे पे गए, अगर बीमार भी हैं तो उनके लिए भी उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता है। यहाँ रोज़गार जो है वो सिक्योर नहीं है। यहाँ लोगों को कभी भी कहा जा सकता है यदि वो ज़्यादा छुट्टी ले रहे हैं तो बिना कारण के कि आपका छुट्टी हो गया, आप चले जाइए।
और इन्हें कम काम या फिर जैसे कि कुछ सीजन्स हो गया, कुछ लोग जो हैं वो लीव के लिए मतलब पूछ सकते हैं। और बहुत सारे जो इसमें हैं वो एम्प्लॉयर के इच्छा पे डिपेंड होता है। ये जो सेक्टर है इसमें बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड होते हैं और बहुत सारे लोग तो इसमें ऐसे होते हैं जो कि खुद का अपना स्मॉल जॉब करते हैं, जैसे कि गलियों में कुछ बेचने वाले हो गए या फिर रिपेयरिंग वर्क करने वाले हो गए। और इसी तरीके से सिमिलरली फार्मर्स भी इसी क्षेत्र में आते हैं, या वैसे लेबरर जो कि किसी दूसरे के खेतों में काम करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट है कि किस तरीके से इन और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के जो वर्कर्स हैं उनकी रक्षा की जा सकती है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो जॉब ऑफर करता है और सभी लोग सोचते हैं कि उनका जो नौकरी है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में ही लगे, लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर में वो बहुत धीरे धीरे फैल रही है, मतलब उसका एक्सपेंडिंग रेट जो है वो बहुत स्लो है। तो ये कॉमन हो गया है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर जो इंटरप्राइजेज हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, मतलब वो दिखाते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड हैं लेकिन वो हैं नहीं। वो करते क्या हैं कि टैक्स से बचने के लिए कुछ स्ट्रेटजी अपनाते हैं और वो उन लॉज को जो कि लेबर की प्रोटेक्ट करता है उसको वो फॉलो नहीं करते हैं। तो बहुत सारे लेबर जो हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जॉब करने के लिए फोर्स हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है क्या कि ये ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन वहाँ उनको कम पेमेंट मिलता है, सैलरी कम मिलता है और कभी कभी तो सही वेज भी नहीं मिलता है, मतलब जितना लोगों को मिलना चाहिए। उनका अर्निंग जो है वो लो होता है और रेगुलर होता भी नहीं है, उनका जॉब जो है वो सिक्योर नहीं है और कोई भी सुविधा नहीं मिलती है। इसलिए और हुआ क्या कि 1990 से ये कॉमन हो गया कि बहुत सारे जो वर्कर्स हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में उनका जॉब ख़त्म हो रहा है। तो इसके कारण जो वर्कर्स हैं अब वो कहाँ जॉब करेंगे, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में लो अर्निंग पे काम करेंगे, मतलब कम उनको पेमेंट मिलेगा और इसलिए उन्हें ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या चीज़ की ज़रूरत है, प्रोटेक्शन की, और जो साथ में काम करने वाले वर्कर्स हैं उनके सपोर्ट की। अब कौन जो है वो प्रोटेक्शन इनको प्रोवाइड कराएगा, हु नीड प्रोटेक्शन, किन्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो उनके लिए होता है जो कि ज़मीनहीन किसान हैं, जो लेबरर हैं, या फिर छोटे और मंझौले किसान हैं, कुछ शेयर क्रॉपर हैं यानी कि दूसरे के खेत पे वो अपना मतलब कि फसल लगा करके और उनसे हिस्सा अपना बांटते हैं, या फिर आर्टिसन हो गए कुछ जैसे कि कपड़ा बुनने वाले, लुहार, बढ़ई, सुनार। और लगभग 80% रूरल हाउस होल्ड जो है इंडिया में वो छोटे और मंझोले किसान कैटेगरी में ही आते हैं। और इनमें से जो किसान हैं उनको एजुकेट मतलब कि जो प्रॉपर फैसिलिटी है वो उसकी ज़रूरत होती है। जैसे उनको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, कौन कौन सी फैसिलिटी, तो उनको जो बीज है वो सही समय पे पहुँचे, एग्रीकल्चर यूनिट्स जो है इनपुट वो सही समय पे पहुँचे, उनको सही समय पे लोन मिले, स्टोरेज फैसिलिटी हो और उनके लिए मार्केट भी रहे। और वही अगर अर्बन क्षेत्र की बात की जाए तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन कौन से वर्कर्स आते हैं, तो छोटे इंडस्ट्री में काम करने वाले, कैजुअल वर्कर्स जो कि कंस्ट्रक्शन में डेली वेज पे हैं, ट्रेड व्यापार करने वाले, ट्रांसपोर्ट करने वाले, और वैसे जो कि गली में फेरी करते हैं, कोई चीज़ बेचते हैं घूम घूम कर, सिर पर कुछ लोड लेकर के वर्क काम करते हैं, कपड़े जो बनाते हैं, या फिर कचरे चुनने वाले, ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं। छोटे जो स्केल इंडस्ट्री हैं उन्हें भी सरकार की ज़रूरत होती है कि सरकार उनको कच्चा माल प्रोवाइड कराए और उनके लिए मार्केट प्रोवाइड कराए, ताकि वो जो बना हुआ उनका सामान है उसको वहाँ ले जा करके बेच सकें। जो कैजुअल लेबर वर्कर्स जो हैं वो गाँव में भी हैं और शहरों में भी हैं और इन्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। अब हम लोग फाइंड करेंगे कि कौन कौन से मेजॉरिटी जो वर्कर्स हैं, अब हम लोग देखेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स इनमें से जो होते हैं वो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के होते हैं या फिर बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के, और वो कहाँ रहते हैं, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में। इनमें से बहुत सारे जो हैं वो इरेगुलर या लो पेड वर्क करते हैं। इन वर्कर्स को सोशल डिस्क्रिमिनेशन यानी सामाजिक भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है, यानी कि ना ही इनका प्रोटेक्शन है और ना ही इन्हें सपोर्ट है अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के वर्कर्स को। इसलिए इनका जो स्थिति है वो दोनों हद तक सुधार
करने की ज़रूरत है, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट भी करने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि एक इंसान दिख रहा है, इसका फैक्ट्री जो था वो बंद हो गया, तो इनमें से बहुत सारे वर्कर जो हैं वो कुछ कुछ सामान बेच रहे हैं या फिर ठेला खींच रहे हैं या इस तरीके के दूसरे ऑड जॉब्स कर रहे हैं। तो अब हम देखेंगे कि सेक्टर्स ऑनरशिप के टर्म में, यानी कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। तो दूसरा तरीका है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को क्लासिफाई करने का सेक्टर के बेस पे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि कैसे वो सर्विस डिलीवर कर रहा है, इन सब चीज़ों पर हम उनको सेक्टर्स के भाग में बांटेंगे। तो पब्लिक सेक्टर में होता क्या है कि जो सर्विसेज वगैरह हैं, जो एसेट्स हैं, वो गवर्नमेंट के द्वारा ऑन की जाती है, मतलब उसका मालिक जो होता है वो कौन होते हैं, गवर्नमेंट। और प्राइवेट सेक्टर में ऑनरशिप जो है या फिर डिलीवरी सर्विस जो है वो या तो प्राइवेट किसी इंडिविजुअल के हाथ में होता है, किसी एक व्यक्ति के, या फिर किसी प्राइवेट कंपनी के। जैसे रेलवे हो गया, पोस्ट ऑफिस, ये सब एग्जाम्पल है पब्लिक सेक्टर का जो कि सरकार के अधीन है। जबकि कुछ कंपनी जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, RIL, ये सब प्राइवेटली ओन्ड है, यानी कि प्राइवेट कंपनीज हैं। और वैसे एक्टिविटी जो प्राइवेट सेक्टर में होता है उसका मोटिव होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जाए। तो इसमें कुछ जो सर्विसेज होती हैं उनमें इंडिविजुअल क्या करते हैं कि इंडिविजुअल को, एक एक व्यक्ति को पे करना पड़ता है और कंपनीज को, और ये इसका पर्पस होता है कि केवल प्रॉफिट ही अर्न नहीं करना, बल्कि गवर्नमेंट्स जो हैं वो क्या करें कि रेज करें मनी को थ्रू टैक्सेज और दूसरे तरीक़ों से, ताकि इन सर्विसेज की जो खर्च है वो निकल पाए। तो मॉडर्न डे में गवर्नमेंट क्या कर रही है कि बहुत सारे इस तरीके के कार्य कर रही है और उसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है। तो ये जो कार्य हैं वो क्या हैं और क्यों गवर्नमेंट इन कार्यों पे खर्च कर रही है, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ज़रूरत है किसी भी सोसाइटी के लिए, जैसे जो कि प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड नहीं करा सकती है रीजनल कॉस्ट पे। तो क्यों, तो इनमें से कुछ जो है इनमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत होती है, जो कि प्राइवेट सेक्टर के कैपेसिटी से बियॉन्ड है, वो उतना पैसा लगा ही नहीं सकता है। और जो कलेक्ट करना है मनी ही लोगों से, हज़ारों लोगों से, वो भी इनके पास फैसिलिटी नहीं है और आसान कार्य नहीं है। यदि ये जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड कराया जाए और इनका हाई रेट चार्ज उनसे यूज किया जाए, मतलब अगर प्राइवेट सेक्टर उनको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा लेंगे। जैसे अगर एग्जांपल में देखा जाए कि अगर प्राइवेट सेक्टर रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहा है, या ब्रिज का, या रेलवे का, या बंदरगाह हो गया, या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, या फिर इरिगेशन प्रोवाइड करा रहा है डैम्स के थ्रू, तो गवर्नमेंट अंडरटेकन जो है हेवी स्पेंडिंग, मतलब इसमें गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा खर्च करती है और इन फैसिलिटीज़ को सभी तक पहुँचाती है। और कुछ दूसरे एक्टिविटी जो हैं जिसमें कि गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है, तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। उनका प्रोडक्शन या फिर बिजनेस जब तक नहीं चलेगा तब तक कि गवर्नमेंट उनको प्रोत्साहित ना करे, उनको सपोर्ट ना करे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर देखा जाए कि अगर बिजली का जितना कॉस्ट ऑफ जनरेशन होता है, अगर उसी कॉस्ट पे जो प्रोडक्शन है उसी कॉस्ट पे इंडस्ट्रीज़ को अगर दे दिया जाए, तो होगा क्या कि बहुत सारे यूनिट जो हैं, स्पेशली जो छोटे यूनिट्स हैं, वो बंद हो जाएंगे। क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो करती क्या है कि प्रोड्यूस करती है और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है एक ऐसे रेट पे जिसको कि इंडस्ट्री अफोर्ड कर पाए, यानी कि उसका कुछ जो कीमत है वो सरकार अपने पास से देती है। इसी तरीके से अगर देखेंगे कि गवर्नमेंट जो है वो गेहूँ खरीदती है, चावल खरीदती है, किससे, किसानों से, समर्थन जो उचित समर्थन मूल्य रहता है उस पे उसको गोडाउन में स्टोर करती है और फिर कम कीमत पर किसान जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, उनको पहुंचाती है राशन के दुकानों में। तो आप इसके बारे में फूड सिक्योरिटी जो चैप्टर 9 था उसमें जान चुके होंगे। उसके बाद होता क्या है कि सरकार जो है इनमें से कुछ का कीमत खुद बियर करती है, और ये तरीका है गवर्नमेंट का जिसमें कि दोनों को वो समर्थन करती है, किसानों को भी और कंज्यूमर को भी, क्योंकि किसानों से सही कीमत पर लिया सरकार ने और कंज्यूमर को कम कीमत पर बेचा। तो लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ में ये बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं जिनमें कि सरकार की जिम्मेदारी होती है। इनमें सरकार जो है अपना बहुत सारा पैसा खर्च करता है, जैसे कि हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटी जो है इसमें से एक एग्जाम्पल है। हम लोग इसके बारे में फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर लिए थे। अब प्रॉपर स्कूल या फिर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन जो है, खास करके जो
प्राथमिक शिक्षा है ये सरकार की ड्यूटी है कि लोगों को पहुंचाए, और भारत का साइज जो है वो इलिटरेट पॉपुलेशन के हिसाब से संसार का सबसे बड़ा यानी कि सबसे ज़्यादा अशिक्षित लोग भारत में हैं। और इसी तरीके से अगर देखा जाए तो लगभग आधे चिल्ड्रन जो इंडिया के हैं वो कुपोषित हैं, उनको सही खाना नहीं मिल पाता, मतलब पोषण नहीं मिल पाता है, और लगभग उनमें से 1/4 जो हैं वो बहुत बुरी तरीके से बीमार हैं। और हम लोगों ने इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में भी पढ़ा था पिछले चैप्टर में। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो उड़ीसा का है वो 40 है, मध्य प्रदेश का 51 है। ये हायर है कुछ उन गरीब देशों से भी ज़्यादा है। अब गवर्नमेंट की ज़रूरत है ऐसा कि इन सारी चीज़ों पे ध्यान दें मनुष्यों के विकास में, जैसे कि उनको साफ़ सुथरा पानी प्रोवाइड कराएं, उनको घर की फैसिलिटी प्रोवाइड कराएं गरीबों को, और उनको भोजन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएं। ये और भी ड्यूटी है सरकार की कि उन जो सबसे गरीब लोग हैं उनका ख्याल रखा जाए, उन क्षेत्रों को इग्नोर नहीं किया जाए। तो यहाँ जो सेक्टर्स जो था, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ये चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।